हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए बिजनेस मैनेजमेंट के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। ये जो आपका बिजनेस मैनेजमेंट या फिर प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से कहें तो इसके क्वेश्चंस जो है आपके बीकॉम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो कि एमसीक्यूज हैं। अगर आप टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। किसी भी तरह के कंपटीशन की अगर आप कॉमर्स से तैयारी कर रहे हैं तो बिजनेस मैनेजमेंट के ये क्वेश्चंस आपके उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इसके अलावा इस सब्जेक्ट पर मैंने और भी बहुत से वीडियोस डाली हुई हैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस की। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, और भी सब्जेक्ट की एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस विद्वान ने अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय कहा है? रेंसिस लिकर्ट, रॉबर्ट ड्यूवन, जोसियस श्लेंडर। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है प्रबंध का हृदय किसने कहा है अभिप्रेरणा को? तो वो हो जाएंगे रेंसिस लिकर्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। मोटिवेशन और अभिप्रेरणा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांत पूछे जाते हैं या अभिप्रेरणा कितने तरीके की होती है या इसकी कोई डेफिनेशन पूछ लेता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव शक्ति का व्यवहार निर्देशित करने तथा उसका सहयोग प्राप्त करने की कला को कहते हैं? अभिप्रेरणा, नियंत्रण, निर्णयन, इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव शक्ति यानी कि हम कोई कार्य करना चाहते हैं लेकिन हमको क्या होता है, अंदर से इच्छा तो हो रही है लेकिन काम करने का मन नहीं हो रहा है। कभी कभी हमारी इच्छा नहीं कर रही उस काम को करने की, लेकिन हमें करना आता है। तो आप जो काम करना चाह रहे हैं आपकी इच्छा को ही क्या करते हैं, आपकी शक्ति में परिवर्तित करना ही क्या हो जाती है, अभिप्रेरणा हो जाती है। तो वो क्या है, एक तरह की कला ही तो है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है कि व्यवहार को निर्देशित करने और उसका सहयोग प्राप्त करने की कला को क्या कहते हैं? तो वो हो जाएगा अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंग्रेजी भाषा का शब्द मोटिवेशन मोटिव से बना है, जिसका अर्थ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है लेकिन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर मोटिवेशन शब्द जो है वो मोटिव शब्द से बना है। उसका अर्थ क्या होता है आपको बताना है। कर्म को जागृत करना, प्रोत्साहन, इच्छा शक्ति को जागृत करना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मोटिव शब्द है उसका अर्थ हो जाता है इच्छा शक्ति को जागृत करना। तो क्या होता है मोटिवेशन में, यही तो किया जाता है कि आपको इतना मोटिवेट कर देते हैं। कभी कोई मोटिवेशनल वीडियो सुन लीजिए या कभी आप एकदम से खुद ही कोई काम को करने के बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो क्या होता है, जल्द से जल्द होता है कि उसे कंप्लीट कर लें, या कोई गोल सेट किया तो क्या होता है जल्दी से हम उसे अचीव करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। तो वो हो जाएगा आपका इच्छा शक्ति को जागृत करना। जो आपकी विल पावर होती है, आपकी जो इच्छा शक्ति होती है, अगर आप चाहें तो उससे के जरिए आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये सोचना है कि हम आईएएस नहीं बन सकते, पीसीएस नहीं बन सकते या कुछ भी, आप कोई भी आपका एग्ज़ाम क्यों ना हो, अगर आप लगातार स्टडी करते रहें और हार्ड वर्क करें तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसे आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। बस इंपॉर्टेंट क्या है, डिटर्मिनेशन आपकी, और आप उसे स्ट्रांगली जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं उसके गोल के पीछे आप लगातार लगे रहें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा है एक मनोवैज्ञानिक क्रिया, एक इच्छा शक्ति, एक प्रोत्साहन, या फिर सभी? आपसे पूछा है कि मोटिवेशन क्या होता है। एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है, एक इच्छा शक्ति, एक प्रोत्साहन है। तो ये तीनों ही चीज़ें हो जाएंगे प्रेरणा में। एक मनोवैज्ञानिक क्रिया भी है, साइकोलॉजिकल है, इच्छा शक्ति भी है और एक प्रोत्साहन भी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जब ये सारी चीज़ें मिल जाती तभी व्यक्ति क्या होगा, मोटिवेट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभिप्रेरणा के उद्देश्य हैं कर्मचारियों से स्वैच्छिक सहयोग लेना, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करके उनके मनोबल में वृद्धि करना, कर्मचारियों की कार्य क्षमता एवं उनके मनोबल के मध्य उचित संतुलन स्थापित करना, या फिर उपयुक्त सभी। तो अभिप्रेरणा के ये तीनों ही उद्देश्य हो जाएंगे कि स्वैच्छिक सहयोग भी लिया जाता है कि उन्हें खुद से इतना प्रोत्साहित कर दिया जाता है, खुद ही वो अच्छे से अच्छा काम करने के लिए क्या हो, खुद आगे आए। उनमें एक पहल की शक्ति होनी चाहिए, पहल की एक उनमें शिक्षा होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम को अच्छे से अच्छे ढंग से खुद करें। उसके बाद हो जाएगा आपका कर्मचारियों को प्रोत्साहित करके उनके मनोबल में वृद्धि करना और कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उनके मनोबल के मध्य उचित संतुलन स्थापित करना, यानी कि जितना वो कार्य कर सकते हैं, जो उनकी कैपेसिटी है वो पूरी कैपेसिटी के साथ मोटिवेटेड होकर काम को कर सके। तो ये तीनों ही आपके उद्देश्य हो जाते हैं अभिप्रेरणा के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभिप्रेरणा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सहकारिता, नियंत्रण,
दबाव या फिर भय। अब प्रेरणा है वो किस सिद्धांत पर काम करेगा, वो हो जाएगी सहकारिता। यानी कि मतलब ये है कि अब प्रेरणा के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति हैं या जो भी हमारा संगठन है, एक व्यक्ति से तो चलता नहीं, आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन क्या है, व्यक्तियों का एक समूह ही तो है। कई व्यक्ति एक साथ मिल करके एक लक्ष्य, एक गोल के लिए काम करते हैं कि उसको अचीव करना है, सबका एक ही उद्देश्य होता है। तो उसमें प्रेरणा भी जो दी जाती है, मोटिवेट जो किया जाता है, तो यही होता है कि उनका गोल यही वही हो, संस्था का गोल है अचीव करना जो संस्था चाह रही है, उसी उद्देश्य के लिए मोटिवेटेड हो कि हमें यही कार्य करना है, उस कार्य को हमें अचीव करना है। तो ये सहकारिता का हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कर्मचारियों से शैक्षिक सहयोग प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन है अभिप्रेरणा, नियंत्रण, नियोजन, समन्वय। तो यहाँ पर आपकी जो शैक्षिक सहयोग प्राप्त करने की बात हो रही है, तो इससे पहले के क्वेश्चन में हमने आपको उद्देश्य में बताया था कि प्रेरणा का उद्देश्य होता है कि कर्मचारियों से शैक्षिक सहयोग लेना। तो वही चीज़ आपकी इसमें पूछेगी, शैक्षिक रूप से सहयोग लिया जा रहा है तो उसका सबसे अच्छा साधन क्या होगा, तो वो हो जाएगा अभिप्रेरणा। अब प्रेरणा के माध्यम से ही हम उनको अभिप्रेरित करके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम को करवा सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभिप्रेरणा के प्रकार हैं, यहाँ पर मैंने एक एक चैप्टर से आपका ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आ सकते हैं वो लेने की कोशिश की है, जिससे कि आपका एक चैप्टर से सारे लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएं और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिप्रेरणा के प्रकार हैं धनात्मक अथवा सकारात्मक अभिप्रेरणा, ऋणात्मक अभिप्रेरणा, मौद्रिक अभिप्रेरणा, अमौद्रिक अभिप्रेरणा। और इसमें एक और ऑप्शन आपका दे रखा है कि उपयुक्त सभी। तो प्रेरणा के जो प्रकार होते हैं ये सारे ही हो जाते हैं, धनात्मक भी, ऋणात्मक भी, मौद्रिक और अमौद्रिक भी। धनात्मक में आप क्या जाती हैं, कभी कभी नगद दे करके, पारिश्रमिक में वृद्धि करके, या प्रशंसा करके, पदोन्नति करके, जैसे कि प्रमोशन कर दिया या फिर कोई पुरस्कार देकर उसे सम्मानित किया जाएगा, तो ये आपकी पॉजिटिव मोटिवेशंस हो जाती है। जैसे कि उसका मतलब क्या होता है, एक तरह से प्रलोभन दिया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने प्रोत्साहित हो। ऋणात्मक में क्या होता है कि उसे डरा करके, दबाव कोई होता है, डांटा जाएगा या भय होना या मौद्रिक उसको दंड देना, इस तरह से आपको क्या होता है, या सेवन अगर आपने सही ढंग से कार्य नहीं किया तो क्या होगा, आपको रिटायर कर दिया जाएगा, सेवा से हटा दिया जाएगा। ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, ऋणात्मक हो जाएंगे, निगेटिव मोटिवेशन। मौद्रिक में वही आ जाएगा आपका कि सैलरी देना बढ़ा दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, अच्छा काम करने पर प्रीमियम दिया जाता है, कभी कभी क्या होता है कि जो डिविडेंड होता है, लाभांश होता है, उसमें हिस्सा भी दिया जाता है। और जो अमौद्रिक वाली हो जाएगी उसमें हो जाएगा कि कार्य की प्रशंसा की जाती है। अमौद्रिक में ये कार्य आपने अगर किया है तो सबके सामने क्या होगा, आपको प्रेस किया जाएगा, आपकी तारीफ की जाएगी, तो उससे जो भी कार्य करने वाला वर्कर है वो क्या होगा, मोटिवेट होगा। कार्य की सुरक्षा यानी कि उसको सिक्योरिटी होगी कि हमारी जॉब जो है सुरक्षित है। वो बार बार कभी कभी होता है कि ना कि हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोग क्यों आगे भागते हैं, क्योंकि हमें लगता है गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है। प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो कुछ दिन के बाद कहीं ऐसा ना हो कि निकाल दिया जाए, तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या लगता है, हमें सिक्योर लगता है, इसलिए हम उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अच्छी कार्य की दशाएं हों, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी अमौद्रिक में। तो ये चारों ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है एग्जाम में। इसमें से कोई तीन भी आपके दे सकता है, उपयुक्त सभी दे सकता है, या कोई एक भी दे सकता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारियों को लाभ का प्रलोभन देकर कार्य कराना किस अभिप्रेरणा का रूप है, धनात्मक, ऋणात्मक, अमौद्रिक, उपयुक्त सभी। तो इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि लाभ का प्रलोभन देकर जब कोई कार्य करा रहे हैं, उसे मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो धनात्मक अभिप्रेरणा हो जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणात्मक अभिप्रेरणा के प्रतिकूल प्रभाव हैं विद्रोह, हड़ताल, असंतोष, सभी। तो जब आप अगर धनात्मक दे रहे हैं तो क्या है, तब व्यक्ति क्या होगा, प्रसन्न होगा, खुश होगा, तो वो अच्छे से अच्छे ढंग से काम करेगा। लेकिन जब ऋणात्मक अभिप्रेरणा दी जा रही है, किसी तरह का उसे डर दिखाया जा रहा है, भय दिखाया जा रहा है, तो उसकी क्या होता है, निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो विद्रोह भी हो सकता है, हड़ताल जैसी सिचुएशन भी आएगी, जो आपके श्रमिक वर्ग हैं उनमें क्या होगा, असंतोष भी होगा। तो ये तीनों ही आपके क्या होंगे, प्रभाव हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, मैकग्रेगर, स्कॉट, अब्राहम मास्लो, पीटर एंड ड्रकर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अभिप्रेरणा की आपने कुछ थ्योरीज पढ़ी होंगी, कुछ सिद्धांत पढ़े होंगे, तो वही पूछ रहा है कि जो आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का सिद्धांत था वो किसने प्रतिपादित किया था। तो वो प्रतिपादित किया था अब्राहम मास्लो ने। ये जो इनका सिद्धांत है वो मेनली तीन मान्यताओं पर आधारित है। पहली हो जाती है कि व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं क्या होती हैं, निश्चित ही होती हैं, जो उसके कार्यों को क्या करती हैं, व्यवहार को और कार्यों को प्रभावित करती हैं। तो जो आवश्यकताएं उसके संतुष्ट हो जाती हैं वो उसके व्यवहार को प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन जो आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं हो पाती हैं वो उसके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। और व्यक्ति क्या करता है, इन आवश्यकताओं का एक क्रम होता है, उसी क्रम में क्या करता है, इन आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, सबसे पहली आवश्यकता हमें क्या होती है, बेसिक नीड होती है जीवन निर्वाह करने के लिए। तो आपकी वो हो जाएगी
भोजन, वस्त्र है, मकान है, सबकी मूलभूत आवश्यकता भोजन, वस्त्र और मकान। दूसरी आवश्यकता क्या हो जाएगी? सुरक्षात्मक आवश्यकता होती है, जॉब की सुरक्षा है, खतरों से सुरक्षा है, ये आ जाएगा। तीसरी हो जाती है आपकी सामाजिक आवश्यकता, कि समाज में हम रह रहे होते हैं, क्योंकि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, तो मित्रता भी रखेगा, समारोह में भी जाएगा, लोगों के साथ क्या होगा, मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है सम्मान एवं स्वाभिमान संबंधी आवश्यकता। हर व्यक्ति चाहता है कि क्या हो, समाज में उसका सम्मान हो, उसकी प्रतिष्ठा बने। नेक्स्ट हो जाएगा आपका आत्मविकास संबंधी आवश्यकता, जिसमें कि क्या होता है कि वो कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे कि उसका विकास हो सके। तो इस तरह की हो जाती हैं आपकी आवश्यकताएं। 5 इसके उन्होंने बताए हैं, 5 क्रमों में बांटा है, ये हो जाएंगे उसकी आवश्यकताओं के क्रम। तो यहाँ पर जो आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का सिद्धांत है किसका है? अब्राहम मास्लो का सिद्धांत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के द्विघटक सिद्धांत का विकास किया था? मैकग्रेगर ने, हर्जबर्ग ने, अब्राहम मास्लो ने, पीटर ड्रकर ने। तो अभिप्रेरणा की कई आपकी थ्योरीज दे रखी है। इससे पहले के क्वेश्चन में जो मैंने बताया था आप लोगों को, कौन सा सिद्धांत था? अब्राहम मास्लो का आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का सिद्धांत था। अब जो आपका है द्विघटक सिद्धांत है, 2 फैक्टर थ्योरी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो एक किसने दिया था? ये दिया था हर्जबर्ग ने। इन्होंने 2 घटक बताए थे, एक आरोग्य घटक बताए थे यानी कि हाइजीन फैक्टर, और दूसरे बताए थे अभिप्रेरणा घटक, मोटिवेशन फैक्टर। तो इन्होंने इन 2 घटकों पर आधारित एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जो कि कहलाता है प्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, कौन सा आपका आरोग्य घटक में आता है, कौन सा अभिप्रेरणा घटक में आता है? तो मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, आप लोग देख लीजिए। आरोग्य घटक वो हो जाएंगे जो बाह्य वातावरण से संबंधित होते हैं, संतुष्टि को समाप्त करते हैं, और जो अभिप्रेरणा घटक होते हैं वो क्या करेंगे? जॉब पर ही क्या करेंगे? संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं कर्मचारियों को, जिससे कि वो अच्छे से अच्छा काम कर सकें। तो आपका आरोग्य घटकों में क्या कहता है? वेतन है, मौद्रिक लाभ है, सुरक्षा, कार्यदशाएं, पर्यवेक्षक है, कंपनी प्रशासन व नीतियाँ आ जाएगा। और जो प्राथमिक घटक होते हैं कि स्वयं कार्य करना, निर्वहनीय दायित्व है, चुनौतीपूर्ण कार्य है, कार्य से अर्जित होने वाली ख्याति है, लक्ष्य प्राप्ति के अवसर दिए जाते हैं, व्यक्ति विकास तथा पदोन्नति दी जाती है। ये हो जाता है आपका अभिप्रेरणात्मक घटक। तो ये हो जाएगी आपकी हर्जबर्ग द्वारा प्रतिपादित 2 फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूम के अभिप्रेरणा के प्रत्याशित सिद्धांत के अनुसार। आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूला दे रखे हैं, आपको ये बताना है जो ब्रूम ने अभिप्रेरणा का प्रत्याशित सिद्धांत का जो फॉर्मूला सूत्र दिया है वो क्या है? बल बराबर प्रत्याशा द्वारा विभाजित सामर्थ्य, बल बराबर सामर्थ्य गुणे प्रत्याशा, बल बराबर परिणाम के लिए एक व्यक्ति की वरीयता की शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रूम का जो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत का जो फॉर्मूला है, सूत्र दे रखा है, वो हो जाएगा बल बराबर सामर्थ्य गुणे प्रत्याशा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वय क्यों आवश्यक है? संघर्ष एवं झगड़ों को दूर करने के लिए, सहयोग की भावना उत्पन्न करने के लिए, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, उपयुक्त सभी कारणों से। तो समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन जो होता है उसमें क्या होगा, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी संस्था होती है, तो उसमें एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति तो होते ही नहीं है, व्यक्तियों का एक समूह होता है। तो जब सब मिलकर कार्य कर रहे होते हैं तो क्या होगा कि सारे व्यक्तियों के कार्य अलग अलग क्या होंगे, निर्धारित कर दिए जाएंगे, जिससे कि आपस में एक दूसरे से किसी तरह का संघर्ष न होने पाए, या फिर आपस में ये हो कि एक ही कार्य को कई व्यक्ति बार बार कर ले रहे हैं, तो क्या होगा, इससे कार्य की पुनरावृत्ति होगी, आपस में झगड़े होंगे। तो इन सब दोषों को दूर करने के लिए आपको जो समन्वय होता है, अगर समन्वय व्यवस्था अच्छी है, कोऑर्डिनेशन आपस में अच्छा है, तो आसानी से कार्य किया जा सकता है। एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लीजिए, आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो सबके कार्य क्या होते हैं, बांट दिए जाते हैं, सब अपने अलग अलग कार्यों को करते हैं, तो आसानी से क्या होगा, उस फंक्शन को आप लोग ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। लेकिन एक ही व्यक्ति अगर सबको संभालेगा या सभी व्यक्ति एक ही कार्य में लग जाएंगे तो बाकी पूरी तरह से हो नहीं पाएंगे। तो वही चीज़ है कहने का कि जब सब मिल करके किसी भी उद्देश्य के लिए आपस में कार्य करते हैं तो उनके कार्यों के मध्य क्या हो, आपस में एक सामंजस्य होना ज़रूरी होता है, वही हो जाता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। तो क्यों आवश्यक है? इन तीनों ही कारणों से आवश्यक होता है कि झगड़े ना हो, आपस में एक दूसरे के सामूहिक भावना के साथ कार्य करें और कार्य की पुनरावृत्ति ना हो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन में समन्वय स्थापित करने की विधियां हैं? औपचारिक, अनौपचारिक एवं बी दोनों में से कोई नहीं। यानी कि जो संगठन में समन्वय के लिए जो विधियां अपनाई जाती हैं, जो तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं, वो आपकी औपचारिक होती हैं या अनौपचारिक होती हैं या दोनों ही तरीके की होती हैं। तो वो विधियां जो होंगी वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरह की होती हैं। औपचारिक में जो आ जाएगा तो क्या होगा, योजना बनाई जाती है, या आपकी जो बैठकें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, जो नियमावली तैयार की जाती है, इसमें कि सारी रेगुलेशन, सारे नियम और दे रखे होते हैं आपके, तो ये हो जाएगी आपकी औपचारिक। और अनौपचारिक में क्या होता है, ये जो पार्टीज वगैरह होती हैं या व्यक्तिगत संपर्क होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, जो लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो हो जाएगा आपका अनौपचारिक। तो दोनों ही तरह की होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक हैं? फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, मूरी, टेरी, चार्ल्सवर्थ। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जो जनक हैं सभी को पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जो जनक हैं वो हो जाएंगे फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध के 14 सिद्धांतों के प्रतिपादक हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो 14 सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन है? सभी को पता है, हेनरी फ्यूल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो टेलर थे उन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? वो थे वैज्ञानिक प्रबंध के। मैग्रेगर थे, मैग्रेगर ने कौन सा किया था? अभिप्रेरणा का किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट कॉर्प की रचना किसने की? लूथर गुलिक ने, हेनरी फ्यूल ने, मूरी ने, टेलर ने। तो जो पोस्ट कॉर्प दे रखा है वो क्या है? जो प्रबंध के कार्य हैं उसका एक शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है। पी फॉर हो जाता है आपका प्लानिंग, ओ फॉर हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर हो जाता है स्टाफिंग, डी फॉर होता है डायरेक्टिंग, सी फॉर होता है कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर होता है रिपोर्टिंग और बी फॉर हो जाता है बस्टिंग। तो ये बताए हैं उन्होंने 7 कार्य। किसने बताए हैं? लूथर गुलिक ने बताए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पोस्ट कॉर्प में सम्मिलित हैं नियोजन, संगठन, निर्देशन, उपयुक्त सभी। तब इससे पहले के क्वेश्चन है, मैंने इसकी फुल फॉर्म आप लोग को बताई थी। तो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन से कार्य इसमें सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्य में क्या करना है इसे पहले तय करना कहलाता है? नियोजन, पूर्वानुमान, निर्णयन, उपयुक्त सभी। तो हम भविष्य में क्या करने हैं, फ्यूचर में हमें क्या है, इसकी प्लानिंग हम अभी से कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? नियोजन हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो भी हम करने वाले हैं भविष्य में, उसे हम पहले से एक प्लान कर लेंगे, उसकी पूरी योजना तैयार कर लेंगे, तो क्या होगा, उसे हम आसानी से कर पाएंगे। उसके ये भी हमें पता चल जाएगा कि कौन से मेरिट्स हैं और कौन से डीमेरिट्स हैं, और कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रॉब्लमेटिक होने वाली हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उसे कैसे हम निपटें। ये सारी चीज़ें हमें क्या होंगी, पहले से पता चल जाएंगी। जैसे कि अभी आप ही है, अगर आप लोग आगे का डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं, कोई भी कंपटीशन में आप जाना चाहते हैं, सपोज कर लीजिए बैंकिंग में जाना चाह रहे हैं, या जिन लोगों का एग्ज़ाम है पीजीटी का है, टीजीटी का है, तो आप लोगों ने पहले से डिसाइड करके रखा है कि हमें ये चीज़ करनी है। तो कौन कौन से उसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या आपका तैयार है, क्या आपका नहीं तैयार है, कितना टाइम है एग्ज़ाम में, आप कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे, वो सारी चीज़ें अगर आप पूरी प्लान बना लेते हैं, पूरा अपना टाइम टेबल सेट कर लेते हैं, तो क्या होगा, आसानी से पेपर के पहले ही आप उसे पूरा कंप्लीट कर पाएंगे सिलेबस, और साथ ही रिविज़न के लिए भी आपके पास टाइम बचेगा। तो वही हो जाएगा आपका नियोजन या फिर प्लानिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजन नियंत्रण की डैश की स्थिति है? पूर्व, पश्चात, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नियोजन जो है नियंत्रण की डैश की स्थिति है, यानी कि एक तरह से समझे तो पहले पूछ रहा है कि नियोजन पहले आएगा या फिर नियंत्रण पहले किया जाएगा। तो अगर आपको याद हो प्रबंध के जो कार्य थे, तो प्रबंध के कार्यों में आपका सबसे पहला कार्य कौन सा आता है? सबसे पहले कहा जाता है नियोजन। नियोजन के बाद ही क्या होगा, एक सीरीज़ में काम आते जाते हैं, और जितने भी उसके कार्य हैं वो सब क्या है, उसकी एक प्रक्रिया की तरह भी, एक प्रोसेस की तरह चलते हैं प्रबंध में। तो नियोजन पहले आता है और नियंत्रण बाद में आता है। पहले हम नियोजन करते हैं, योजना तैयार करते हैं, उसी योजना के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कार्य उस योजना के आधार पर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, हम उस पर नियंत्रण करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नियोजन नियंत्रण के पूर्व की स्थिति है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यक्रम मूल्यांकन तथा पुनर्वीक्षा की तकनीकी को कहते हैं? पर्ट, सीपीएम, सांख्यिकी, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी कार्यक्रम बनाया है हमने, ये चेक करना कि वो सही है या नहीं है, या उसका रिव्यू करना, वो टेक्निक क्या कहलाएगी, वो हो जाएगी पर्ट। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पर उस तकनीक को क्या कहेंगे, वो हो जाएगी पर्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ट का पूरा नाम है कार्यक्रम मूल्यांकन तथा पुनर्वीक्षा तकनीक, कार्यक्रम प्रयास तथा पुनर्वीक्षा तकनीक, संवर्धन मूल्यांकन तथा प्रतिवेदन तकनीक, इनमें से कोई नहीं। तो जो पर्ट का पूरा नाम है वो हो जाएगा कार्यक्रम मूल्यांकन तथा पुनर्वीक्षा तकनीक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ट तकनीक की शुरुआत कब से हुई? 1958 से, 1956 से, 1959 से, 1885 से। जो पर्ट तकनीक है उसकी शुरुआत हुई थी 1958 से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ट तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम किस कार्य में हुआ? अमेरिकन नौसेना की पोलरित बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट की समयावधि में कमी करने में, भारत में नांगल बांध के निर्माण में, भारत के कोटा डैम के कार्य में, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो इसका यूज़ हुआ था, कहाँ हुआ था? अमेरिकन नौसेना की पोलरित बैलिस्टिक मिसाइल की प्रोजेक्ट की समयावधि में कमी करने में हुआ था। बिजनेस मैनेजमेंट में जो और आपके चैप्टर्स दे रखे हैं, उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आगे उनसे रिलेटेड वीडियोस भी आपकी आएंगी। तो आप लोग वीडियोस को देखते रहिएगा, और अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।